Good evening, everybody. We will start with our session on astronomy. I hope you are already clear with the many other things we keep discussing. So there is no point in discussing same thing every time. So we'll go directly to the presentation. Okay. So this is today's lecture number 9 in our sequence of first introductory season 1 and then detailed season 2. That is how we are going. We will be covering approximately 55 sessions, 5 plus 50. This is today's lecture. I want you to put your attendance because recording has already started. You can put your attendance in chat box as early as possible. Okay. Now those who are submitting homework and related details at the last moment, I can't say it is not acceptable. It is acceptable, but it is up to you whether you are going to get some benefit of this whole exercise called homework or not. It depends totally on your sincerity and interest. Our first 5 sessions, which were put into the very less financial burden, and we wanted everybody to attend to just check how many have superficial interest. How many of you have superficial interest in astronomy? So those sessions who all have attended, okay, they are infatuated to astronomy, they are little inclined, or maybe it is something like ना तो उनको आना ही है उसमें. Okay, I just wanted to add that when we come up with the second session, we put up little extra money just to feel everybody that if they are serious, they will join, or else they will not join. So some people showed interest and they said that we will join. Now, third, sincere, genuine candidate will always try to learn the things because this is what is going to help them out. This is what is actually important because year-long course of 50 sessions will make you bit thorough, conversant, and more inclined to astronomy if you really dedicate yourself to the given work. Whatever in last 9 sessions we have understood that I don't talk beyond internet. जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ. मैं 1-2 घंटा वो इंटरनेट पे डालता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद आपको इधर 50 मिनट्स तक समझाता हूँ. जबकि मुझे कुछ आइडिया है बिकॉज पिछले 20 साल से मैं इस हॉबी को परस्यू कर रहा हूँ. बट मैं इंटरनेट पे 2-3 घंटा डालने के बाद एक पीपीटी बनता है जो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंने उस 50 मिनट्स 1 घंटे में पढ़ाया उस चीज को आप घर पे रिवाइज करो. तो रिवाइज करने के लिए रीजन चाहिए, तो रीजन है होमवर्क. रिवीजन भी बोल सकता हूँ. जैसे यूपीएससी की जो टीम यहाँ क्लास में है उनको मैं बोलता हूँ कि आप रिवीजन करो, नीड नॉट डू होमवर्क लाइक थिंग बिकॉज उनके पास बहुत सारी एक्टिविटी है. तो प्रोबेबली अगर वो इसी तरीके से हर चीज को करने का सोचेंगे तो उतना समय नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज देयर परव्यू क्योंकि बच्चे बड़े हैं, दे आर अराउंड एटलीस्ट 15-16 ईयर प्लस, इससे ज्यादा ही है. जो अपने क्लास में इस एस्ट्रोनॉमी क्लास में छोटे बच्चे हैं दे आर क्वाइट सिंसियर, थोड़ा सिंसियरली करने की कोशिश करते. कुछ बच्चों के ना पेरेंट्स सिंसियर है ना बच्चे सिंसियर है. उनकी शुरुआत तो फीस से ही शुरू होती है और उनकी खत्म भी फीस पे ही होती है. तो जो जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको ये बता दूं कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप पे दिए जाते हैं. जैसे आपको जीमेल डालना, ओके, जीमेल नहीं डालेंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. इसका मतलब एंट्री नहीं दी जाएगी ऐसा नहीं, बट इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी पार्ट इन यू. सेकंड पार्ट इज कि भाई आपको होमवर्क करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू. बट आपको नॉलेज कुछ नहीं आएगा. 50 सर्टिफिकेट लेके आप बैठेंगे बट डोंट, हमारे इस कोर्स में हम हेजिटेट नहीं करेंगे आपको फेल लिखने में. ओके, मिनिमम पासिंग परसेंटेज इज 50%, जो यूपीएससी से लेके हर एग्जाम में मिनिमम उस तरीके से चलते हैं. तो 50%, उसके नीचे फेल रिमार्क आएगा सर्टिफिकेट में. उसके ऊपर
परसेंटेज आएंगे कि भाई ये 4-5 एग्जाम हुए उसमें इतने परसेंटेज आए, विल ट्राई टू इंक्लूड सम प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। जो करंट हैपनिंग्स है एस्ट्रोनॉमी में, लेटेस्ट सेलेस्टियल इवेंट्स, उसके बारे में जब आपको पूछा जाता है तो आप उसके ऊपर काम नहीं करते। जैसे भाई किसी ने जेमिनाइट शॉवर देखने की कोशिश की क्या, तो सपोज 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो एटलीस्ट 9 को रिस्पॉन्स तो देना चाहिए। तो 2 रिस्पॉन्स देते, 3 रिस्पॉन्स देते। फिर बोला कि हमने ये सिलेबस कवर किया, तो क्या आपने इस चीज को आसमान में देखने की कोशिश की? तो आप वो सब चीज में पढ़ते नहीं, नो बडी रिस्पॉन्ड्स। कुछ लोग ओवर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो आपका तरीका है, ये मुझे किसी भी हालत में ऑनलाइन टीचिंग के इनलाइन नहीं लगता है। ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट को सिंसियर होना है। स्टूडेंट जिसी भी उम्र के रेंज में हो, उनके साथ जो बड़े हैं उनको सिंसियर होना है। और जिनको समय की कुछ गाइडलाइन समझती ही नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये शुरुआत का चीज इसलिए बताना था। जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स है जो टाइम डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे कैलाश मेश्राम। कैलाश मेश्राम जी, आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए, आप आपका एडमिशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, यू हैव 2 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही ज्वाइन कर लिए गलती से, कहीं ने किसी ने लिंक भेज दिया तो शायद उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, अभी आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यू कैनॉट ज्वाइन 9:15। ओके, यू हैव टू ज्वाइन 9:10, मतलब 9:05 पे आप ज्वाइन कर सकते हो। गलती से कुछ इश्यू था तो आप मैसेज कर दिए, तो भाई 9:11 पे, 12 पे कुछ इश्यू था और ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो आप थोड़ा लेट करेंगे तो चलेगा। जैसे कि आज श्लोक नहीं है, वन ऑफ द सिंसियर कैंडिडेट। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो इनसिंसियरिटी है ना, वो माँ बाप के पैसे से आपको कहीं दूर तक नहीं लेके जाएगी। ओके, बहुत सारे लोगों का यहाँ तक हिसाब होता है, सर 1 महीना ही एक्स्ट्रा हुआ है उसका, तो क्या करे उस उम्र का। तो इस तरीके की बेतुकी चीजों का ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है, बट मैं डिस्कस जरूर करूंगा, बिकॉज आई हेट सच थिंग्स। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस तरीके से सोचे कि मैं पैसा फेंक के भी ज्ञान खरीद लूंगा, या फिर मैं पैसे किसी के डुबा के ज्ञान खरीद लूंगा। ये नहीं होता है। तो सिंसियरिटी होती है वो हर चीज में आपकी दिखेगी। आज इसमें हमने 5 मिनट वेस्ट किए। लेट्स गो टू द टुडेज टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक जो है उसके बारे में हम यहाँ इंडेक्स अपना बनता है। द जनरल एस्ट्रो टॉपिक, टर्म्स एंड डेफिनेशंस हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉन्स्टिलेशन जो हमेशा की तरह 88 कॉन्स्टिलेशन है, तो दो तीन कॉन्स्टिलेशन डिटेल में कवर करने का मेरा पूरा इरादा है। तो उसमें इस बार हम पेगैसिस और लेसेल्टा करके 2 कॉन्स्टिलेशन है, उनको कवर करेंगे। उनमें से ही कुछ मेसियर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक में सन में जाएंगे और जो ग्रेट कंजंक्शन हुआ उसमें जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं सर्टन टर्म्स। नाउ टर्म्स में ये थोड़ा अल्फाबेटिकली मैं जाता हूँ, कभी कभी अल्फाबेटिकली में भी मैं आगे पीछे करता हूँ। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर विल बी thousands ऑफ टर्मिनोलॉजीज व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी। जितना सीखोगे समझोगे कम है, बट आपकी उम्र कम है, तो जितना भी आप सीखेंगे वो फायदे में ही रहेगा। सो अल्बिडो इज नथिंग बट द ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेस में 2 टाइप का ऑब्जेक्ट है। एक जिनकी अपनी ऊर्जा निर्माण करने की और लाइट के फॉर्म में रेडिएशन हम तक भेजने की क्षमता है, तो उनका अपना एक इंट्रिंसिक ब्राइटनेस। दूसरी जो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, सारे प्लैनेट्स प्लैनेटॉइड्स जो भी है, वो सारे जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से चंद्रमा की तरफ से हमारे पास जो प्रकाश आता है, इट्स आल्सो कॉल्ड अल्बिडो। ओके, तो रिफ्लेक्टेड है बट ब्राइटनेस का सूचक है, मतलब इट इज इंडिकेटर ऑफ इट्स ब्राइटनेस। अभी कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड से आया। उसका स्केल जो है 0 से 1 के बीच में है। परसेंटेज के टर्म्स में भी हम इसको बोल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 0 मतलब रेफर्स टू दैट इज कंप्लीटली डार्क, और 1 मीन्स कंप्लीटली ब्राइट। तो अगर इस स्केल में हम मून की तरफ से होने वाला रिफ्लेक्शन सनलाइट का, जिसके कारण हमको चंद्रमा दिखता है,
इज 0.12, ओके, जबकि अर्थ का एवरेज अल्बीडो इज 0.3। तो चलो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ये किस खुशी में हमने पृथ्वी को ज्यादा अल्बेडो दे दिया, या पृथ्वी का रिफ्लेक्शन या ब्राइटनेस ज्यादा क्यों, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? अगर आपका जवाब नहीं आया जल्दी कंटिन्यू, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अल्टीट्यूड। अभी आप बोलेंगे कि जवाब हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपको देना चाहिए। ये लेक्चर है, इसका जो वीडियो बनता है, ये वीडियो आपको देखना है बार बार, और इसको एक सिलेबस की तरह ट्रीट करना है, पॉइंट्स की तरह। इसके ऊपर आपके पास फ्री टाइम है तो मम्मी डैडी के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के इंटरनेट पे इन चीज के ऊपर कंटिन्यूअस बेसिस आपको तैयारी करनी है। आप जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, ये जो बोलते हैं, जब तक आप इसके एक्सपर्ट नहीं बनोगे, और एक्सपर्ट बनने के लिए बार बार नहीं पढ़ोगे, और बार बार पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है ये नहीं समझेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अल्बीडो पढ़ा, आपने देखा कि अर्थ का ज्यादा है, तो एकदम मेजर रीजन में भी कि अर्थ बड़ा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कि उसकी सतह पे पानी है। चंद्रमा पे ये सारी चीजें नहीं है, तो जो रिफ्लेक्शन होता होगा सनलाइट का, वो ऑब्वियसली कम होता होगा चंद्रमा पे। अभी हमने अल्टीट्यूड 2-3 बार पढ़ा, फिर भी मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीट्यूड, आरए, डिक्लिनेशन, देन लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये टर्मिनल, अपोजी, ओके, पेरिजी, कंजक्शन, इंफीरियर कंजक्शन, ओके, सुपेरियर कंजक्शन, ये टर्मिनोलॉजी एक एस्ट्रोनॉमी के बच्चे को मालूम होनी ही चाहिए, जो नए हैं। जैसे यू ऑल आर न्यू टू दिस फील्ड, ओके, अविरत मे बी लिटिल नोइंग द टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है। तो ये जो सब लोग नए हैं, जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपको सबको समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पढ़ाई, आज जितना, जैसे कि चलो आज लेक्चर हुआ तो कल 1 घंटा पढ़ा, परसों आधा घंटा पढ़ा, नरसों 15 मिनट पढ़ा, फिर 10 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट पढ़ा, हफ्ता खत्म हो गया, तब तक नेक्स्ट लेक्चर आ गया। इतना भी अगर आप रिवाइज करते रहोगे इस 1 घंटे के लेक्चर को, तो आपके दिमाग में एस्ट्रोनॉमी एंड रिलेटेड साइंस जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दिमाग में अच्छे से बैठे। लेट्स कम टू द अल्टीट्यूड। We talked altitude or elevation is the vertical angle of object makes with the horizontal. Altitude or elevation, the angle of object makes with the horizon. Object that seems to touch the horizon have altitude of 0, and obviously which is on your zenith will have 90 degrees. Okay. Anything below the horizon, opposite direction, will start from the 0 to -90, describing the location straight down. In this another celestial coordinate system, the location straight above you is called zenith, while the point exactly below is called nadir. तो हमने जेनिथ 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 बहुत बार सुना था। अभी ये नादिर नाम का जो एक पॉइंट आ गया कि जेनिथ के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी है, मतलब जैसे ऊपर स्वर्ग है मान लेते हैं, फिक्टिटियसली इमेजिनेटली, तो नीचे की तरफ जो पाताल है, लोक है, उसके नीचे की तरफ जो पॉइंट है वो भाई नादिर। तो इसको हम इस तरीके, ये हो गई वर्टिकल स्केल की बात। बट हॉरिजॉन्टल स्केल में 360 डिग्री है अर्थ का, सॉरी हमारा सर्कल, और इस 360 डिग्री सर्कल को हम डिवाइड करें घंटों में, तो 24 घंटे होंगे। तो ये 24 घंटों को हम आवर्स की तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 360 को भी कर सकते हैं। तो 360 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं, तो जवाब आएगा कितना, 12×36, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 12, तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का 1 घंटे का साइकिल होगा, मतलब पृथ्वी 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी, या आसमान हमको 15 डिग्री ऊपर आते हुए दिखेगा, ईस्ट की तरफ से, की तरफ से सेट होते हुए दिखेगा। ओके, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि azimuth, the object's cardinal direction such as north, east, south or west, it is specified as the horizontal angle the object makes with the reference direction, such as true north. चलो, ट्रू नॉर्थ से बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल, इमेजिन अ वर्टिकल लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट विद द horizon. The azimuth is an angle between the spot where that line crosses the horizontal and the reference direction. If true north is used as a reference, it is represented by azimuth 0 degree, and value increases. सॉरी, वो कोई लोग अभी भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको डिनाई कर रहा था। If true north is used as a reference, azimuth is 0 degree and the angle values increase towards east. This means, for example, that azimuth of 180 degree means due south. तो इस तरीके से हम 360 डिग्री जाएंगे,
इसी को हम लोग राइट एसेंशन मतलब आवर स्केल में भी डाल सकते। नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एक एक के अल्फाबेटिकली हम जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज में। एनुलर सोलर सोलर इक्लिप्स को भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आप सबको पता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून कवर्स द सन सेंटर, लीविंग द सन्स विजिबल आउटर एज टू फॉर्म द रिंग ऑफ फायर। मैं इस पूरे लेक्चर के सीरीज में ये पकड़ के चलता हूँ कि मेरे से आप लोगों का इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो। घर पे माहौल भी कुछ इस तरीके का है। मैं जो है वो टेक्निकल और ज्यादा और बोलचाल की इंग्लिश कम इस्तेमाल करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि सन जब मून की मून बीच में आने के कारण जब सन का आउटर रिंग ही दिखता है, उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एनुलस अराउंड द मून जो दिखता है, इसको हम एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, और 10 जून 2021 में है। ओके। तो जैसे अभी हाल ही में 21 दिसंबर को हमने एक ग्रेट कंजंक्शन देखा, उसी तरीके की कुछ चीज हमको दिखेगी। बट इन दोनों में क्या अंतर है वो हम आगे बढ़े। अभी ये जो नीचे लिखा है अंटुम्ब्रा, ये बेसिकली एनुलर सोलर इक्लिप्स से जुड़ा हुआ मून का शैडो वाला जोन है, जहां से एनुलर सोलर इक्लिप्स दिख सकता है। अंटुम्ब्रा इज द लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो दैट फॉर्म्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस मामले में सन causing the shadow or moon, it is involved in the annular solar eclipse and the planet transits। अभी प्लैनेट ट्रांजिट मतलब रिसेंटली मर्क्यूरी ट्रांजिट हुआ, रिसेंटली वीनस ट्रांजिट हुआ। तो ये चीजें आपके अगर गांव में नहीं है, दिमाग में नहीं है, आप न्यूज नहीं देखते, आप इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ते, तो शायद आपको ये लगेगा कि आप सिर्फ मम्मी डैडी का पैसा और आपका समय वेस्ट करने के लिए इस कोर्स में हो। लगेगा नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल सीजन इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, जो यंगर जनरेशन है। यंगर जनरेशन है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सीजन कैसे होते हैं। एक ही मिनट, जस्ट वी विल हैव सम कॉन्वर्सेशन विद समबडी। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सीजन समझा देता हूँ। एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट यूज द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्सेस। अब ये इक्विनॉक्सेस जो है और सोलेस्टिस जो है, ये क्या है, ये समझाया तो जाएगा क्लास, बट पहले अगर आप जान के रखेंगे तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा हो। mark the beginning and end of the season in a year called astronomical season। तो आप बोलोगे इसके अलावा भी कुछ सीजन होंगे, ऑब्वियस। ये एस्ट्रोनॉमिकल सीजन है और दूसरे मेट्रोलॉजिकल सीजन होते हैं। हवामान खाते का जो अंदाजा बताते हैं ना, उनके अपने एक सीजन की टर्मिनोलॉजी है, बट ये एस्ट्रोनॉमिकल है, जो इनिशियल पीरियड से हम देखते फॉलो करते आ रहे हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द फोर एस्ट्रोनॉमिकल सीजन आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अभी आप सबको पता है कि बेसिकली समर के एंड में हमारे यहाँ रेनी सीजन होता है। तो मार्च इक्विनॉक्स से जून सोलास्टिस तक। अभी मार्च मार्च इक्विनॉक्स कब होता है, यही 21-22 मार्च के आसपास से लेके जून सोलास्टिस मतलब 21-22 जून के आसपास। जून से लेके सितंबर वही 21-22, सितंबर से लेके दिसंबर, और दिसंबर से लेके मार्च। ये पीरियड्स आपको अच्छे से पता है, इनका मतलब क्या है। ओके। तो ये मतलब क्या है, ये जब उस पीरियड में आएंगे तो हम आपको देखेंगे। Because the timings and equinoxes and solstices change each year, the length of astronomical seasons within the year and between years also vary। अभी ये वेरिएशन सबको समझ में आने के थोड़ा बियॉन्ड है, फिर भी इस पे हम फुर्सत में बात करेंगे। टेम्परली विल टॉक अबाउट द सोलेस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस फॉर द मुंबई। तो 2020 में 20 मार्च 9:19 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को आपका स्प्रिंग शुरू हुआ। मार्च से जून तक चला, तो 21 जून 2020 के 3:13 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पे आपका समर शुरू हुआ। और फॉल जो है वो आपका 22 सितंबर के 19 आवर्स आईएसटी, और विंटर आपका 21 दिसंबर के 15:32 आईएसटी पे शुरू। ये क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सीजन। क्यों कैसे होते हैं वो देखेंगे फुर्सत से।
अभी सिर्फ एक थ्योरेटिकली जानकर रखो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल सीजन नाम की टर्म होती है और वो सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सिस के अराउंड घूमती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट क्या है? कुछ ज्यादा नहीं है। द डार्केस्ट ऑफ द थ्री ट्विलाइट फेजेस, इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डॉन इन द मॉर्निंग और द लास्ट स्टेज ऑफ डस्क इन द इवनिंग। आगे का जानकारी मैं जानबूझ के नहीं लिया कॉपी पेस्ट में कि ताकि आपको ज्यादा पढ़ना न पड़े न समझना पड़े। तो हम क्या बात कर रहे हैं ट्विलाइट की? जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, तो डार्केस्ट ऑफ थ्री फेजेस, मॉर्निंग में अर्लीस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ द डॉन इन द मॉर्निंग एंड द लास्ट स्टेज ऑफ डस्क। डस्क के बाद क्या होगा? नाइट। और नाइट के बाद क्या होगा? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग और नाइट के बीच में अर्ली मॉर्निंग, टू अर्ली मॉर्निंग और लास्ट स्टेज ऑफ द नाइट इज यूर ट्विलाइट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका मैक्सिमम पॉसिबल जो स्टार्स है वो दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होने लगते हैं, पहले या बाद में, क्योंकि उसके बाद सन की लाइट जो है वो आने लगती है, जिसको मराठी में हम सती प्रकाश। ओके, मतलब ये ट्विलाइट। Atmospheric phenomena क्या है? Atmospheric phenomena occurs when light, usually from the natural source, maybe artificial source, is reflected or refracted as it passes through the atmosphere. For example, air molecules, ice crystal, different type of particles, they actually reflect or refract the light. इससे क्या होगा? आसमान कभी आपको नीला दिखेगा, कभी आपको थोड़ा सा लाल दिखेगा, कभी ऑरेंज दिखेगा, कभी डार्कर शेड ऑफ ब्लू दिखेगा। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के तौर पे जानी जाती है, बट द रीजन इज टोटली डिफरेंट। ये स्कैटरिंग है, और ये स्कैटरिंग के पीछे रमन, सीवी रमन जी ने भी दिया, और सीवी रमन जी के पहले भी किसी व्यक्ति ने इस चीज के ऊपर अपना प्रबंध दिया था, और उसी के चलते हम इस कैटरिंग को अभी समझ पाए। नाउ नेक्स्ट, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नेचुरल फिनोमेना है दैट क्रिएट ब्राइट एंड कलरफुल लाइट पैटर्न्स इन द स्काई ऑफ द आर्टिक सर्कल। दे आर नोन एज अरोरा बोरियालिस और नॉर्दर्न। अब एक समझे कि अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिस, मतलब कुछ भी चीज नॉर्थ साइड में है तो बोरियालिस है, और सदर्न साइड में तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम बोरियालिस मतलब आर्टिक सर्कल की बात करें, है ना? ये नॉर्थ की तरफ जो सर्कल है आर्टिक सर्कल। तो इस आर्टिक सर्कल में जो हमको दिखता है इन द अंटार्कटिका सर्कल, दे आर कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलिया। देखिए नीचे लिखा है सदर्न। और ये जो दिखते हैं ये बेसिकली सोलर विंड और अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इनके इंटरेक्शंस के कारण हमको लाइट पैटर्न दिखते हैं। ओके, अरोरास बोला जाता है इसको। Axial tilt, oblique. The Earth axis is tilted 23.5 degree to perpendicular to the orbital plane. Earth rotates the sun at a slant position. This means that a different amount of sunlight reaches the north and southern hemisphere throughout the year. And this is the reason we have seasons, whether astronomical or whether you were meteorological. Axis, anything passing through the fictitious 2 points. For Earth, when we say it's Earth axis, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल से जाने वाली एक इमेजिनरी रेखा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म है। अभी हम आ जाते हैं ग्रेट कंजंक्शन पे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी तो थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, सन है, पृथ्वी की एक पोजीशन दी है उसके ऑर्बिट में, और दूसरी पोजीशन सीधे जुपिटर की दी है, और फिर सैटर्न की दी है। अभी आप में आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि डिस्टेंस टू द स्केल है कि नहीं, बट इस पोजीशन में जब सनसेट हो जाएगा यहाँ के कुछ लोगों के लिए अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो जो आसमान में जुपिटर और सैटर्न दिखेंगे वो ये जो पिंक लाइन दिख रही है इसके हिसाब से डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, एक के ऊपर एक दिखेंगे। बट जब टेलीस्कोप से देखेंगे तो सेपरेट सेपरेट दिखेंगे। एक के ऊपर एक होंगे तो दोनों प्लैनेट्स हैं, तो ब्राइटनेस जिसका कम ज्यादा होता उस हिसाब से वो काला या उस तरीके का स्पॉट दिखता है जैसे ट्रांजिट में दिखता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सेपरेशन था, एंड इट वाज 0.1 डिग्री। तो चलो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो 0.1 डिग्री मतलब आप क्या समझे। उसके पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ें। In astronomy, conjunction occurs when two astronomical objects have either the same right ascension or the same ecliptic longitude, usually as observed from Earth. In short, जब हम अर्थ से कोई चीज देखते हैं तो हमारी देखने की दिशा में एक लाइन में वो पड़ रहे हैं,
भले एक चीज 2 किलोमीटर पे होगी और दूसरी 200 या 2 लाख या 2 करोड़ किलोमीटर पे होगी, तो भी दोनों चीज दिख रही तो एक लाइन में है, तो एक दूसरे के आसपास या ऊपर दिखेंगी। दिस इज द कंजंक्शन ट्रांजिट। ओके, इक्लिप्स, यही चीज है। बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट से और फेनोमेना से ये जुड़ी है, इसलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। फिर से किसी ने 1 डिग्री का जवाब नहीं दिया, तो आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी है मेरी तरफ से, बट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस चीज को, तो हम अभी इमीडिएटली उसको कवर नहीं करें। नाउ विल रीड समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट थियरी, क्योंकि आपको इसके ऊपर फिर से होमवर्क के फॉर्म में थोड़ी नोट्स लिखनी पड़ेगी। आज टर्म्स एंड डेफिनेशन पे मैं आपको होमवर्क नहीं देता, पर जो भी आज टॉपिक कवर किए उसको आपको नोट लिख के भेजना है। अगर आप नहीं देंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपको धीरे धीरे क्लास से निकाल देंगे। अभी आप सोचेंगे चलो मैं 15 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा, बार बार एंट्री करूंगा, तो मुझे आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा सब नहीं होता है। धीरे धीरे हम लिंक ही चेंज कर देंगे। तो आपकी जो इनसिंसियरिटी है उसको हम सर पे नहीं ले सकते। ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू द मेनी पीपल हु ज्वाइन लेट। जैसे अभी आज बांडकर ने लेट ज्वाइन किया, तो क्यों ज्वाइन किया इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। घर पे कोई इतना तोफ काम ना उसके पिताजी करते हैं, ना वो करता है, ना कोई करता है। सिंसियरिटी होनी चाहिए क्लास में। तो फिर आकांक्षा गायकवाड़ हो या बांडकर हो या फिर लेट किसी की ऐश्वर्या नाम से कोई, तो मतलब वो भी कोई वही है। तो हमारे यहाँ सिंसियरिटी की कोई कमी नहीं है। बाकी लोग तो बता के करते हैं, बट कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, उनको वी विल रिमूव एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। What has become known popularly as a Christmas star is an especially vibrant planetary conjunction easily visible in the evening sky as a bright planets Jupiter and Saturn come together, culminating on the night of 21/12/2020। रात तो निकल गई 21 दिसंबर की। जिन्होंने देखा वो सही है, बाकी ने टीवी पे देखा, बाकी लोगों ने तो ऐसे ही उसके बारे में बात कर। 1610 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीली गैलीलियो पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप टू द नाइट स्काई। वो हमने लेक्चर नंबर 3 या 4 में सुन पढ़ा। 13 years later, in 1623, the solar system, two giant planets, Jupiter and Saturn, traveled together across the sky. Jupiter caught up to pass the Sun in the astronomical event known as a Great Conjunction। अभी ग्रेट कंजंक्शन क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रेट बॉडीज हैं अपने सोलर सिस्टम के, और उनका मिलना इतना जल्दी नहीं होता है जितना बाकी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो कितना लेट होता है? तो तकरीबन 20 साल तो लगते हैं। कंजंक्शन ऐसा नहीं कि 20 साल ही लगते, कुछ बार ऐसा भी हुआ जैसे 1940s के आसपास कि मिले, फिर इमीडिएटली कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद मिले, फिर से कुछ महीने बाद मिले। तो इसको बोला जाता है ट्रिपल कंजंक्शन, तो उसको हम बाद में देखेंगे। कंजंक्शन इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम और अपीयर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सैटर्न एंड जुपिटर व्हिच ओनली हैपेंस आफ्टर 20 ईयर इज कॉल्ड ग्रेट कंजंक्शन, क्योंकि दो बॉडीज जो है बहुत बड़ी है और बहुत लेट से भी। इट इज अ मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। By this definition, 2020 great conjunction of the Jupiter and Saturn at 1820 UTC, मतलब यूनिवर्सल टाइम। तो यूनिवर्सल टाइम 1820 आवर्स मतलब क्या? तो मुंबई टाइम 2350 आवर्स मतलब कितना, ये भी लोगों को पता नहीं होगा। ओके, क्योंकि पढ़ना विढ़ना तो है नहीं। तो 2350 आवर्स मतलब रात के 11:50 मतलब 22 तारीख में एंट्री मारने के पहले 10 मिनट फ्रॉम मुंबई December 21 को सबसे करीब थे ये दो प्लैनेट एट द सेपरेशन ऑफ 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री मतलब कितना? तो एक पूरा मून जो होता है दिखता है रात के आसमान में, पूरा फुल मून, वो 0.5 डिग्री होता है। उसके 5 हिस्से बना हो, तो जो हिस्सा हॉरिजॉन्टली या स्केल में बचा डिस्टेंस, उतने दूरी पे ये थे। ओके, उतने दूरी पे ये दो ऑब्जेक्ट आने के बाद आसमान में आपको ऑलमोस्ट एक के साथ एक दिख रहा था। और टेलीस्कोप ने जब देखा, मैंने जो टेलीस्कोप यूज किया वो था 5 इंच का, आईपीस था 10 mm का। और इसके साथ हमने जब देखा तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 2 उंगलियों की दूरी पे उस पर्टिकुलर व्यू में टेलीस्कोप के दिख रहे थे। तो ये हमने मोबाइल से उसको शूट किया, छोटा सा हल्का सा फोटो निकाला और आप लोगों के लिए डाला था। बाकी लोगों ने भी देखने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि भाई हमारे पास टेलीस्कोप नहीं। बट ना जेमिनाइट शावर के पहले, ना कंजंक्शन के पहले किसी ने भी मुझे मैसेज करके रिक्वेस्ट नहीं किया
कि सर गलती से ये ऑब्जर्वेशन करने आपके यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि उस तरीके की कोई इच्छा वाले लोगों में है नहीं। और पेंडेमिक के चलते हमने भी किसी को इस तरीके से पब्लिक इनविटेशन नहीं दी। इन नवंबर जुपिटर एंड सैटर्न ये 5 डिग्रीज अपार्ट थे कभी नवंबर में शुरुआत में, और धीरे 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 ये करीब आ गए, और 21 नवंबर को उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। उसके फोटोज हम यहाँ देखें। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये अक्टूबर 26 का पानी, ये नवंबर का है। ओके, ये तकरीबन 5 डिग्री के आसपास। अभी हम चलते हैं थोड़ा नीचे। अभी हम आ गए नवंबर 23, फिर दिसंबर, फिर 21 दिसंबर के कंजंक्शन को आ गए हम। ये है, ये है वो एक। और जनवरी में जैसे जाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जनवरी 04 को तकरीबन दिसंबर 7 और 23 के बीच वाला कोई तो एक डे रहेगा, उतनी दूर पे क्रॉसिंग ओवर चल रहा है। कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो हम इसको देखेंगे एक दूसरे चित्र। ये है, यहाँ आपको समझना जरूरी है कि सन है, पृथ्वी है, अर्थ के अराउंड जाने के लिए 1 साल लेती है। जुपिटर 10 से 12 साल लेता है। सैटर्न तकरीबन एक 30 साल लेता है। तो जुपिटर चक्कर मारते मारते 10 साल में कंप्लीट करेगा, सैटर्न 30 साल में कंप्लीट करेगा। तो जुपिटर 10 साल के बाद जब अगले 20 साल में उसको क्रॉस मारेगा, तो 20 साल बाद जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होना लाजमी है, और वो किसी ना किसी को दिखेगा। इस बार का जो ग्रेट कन्वेंशन था, उसकी खासियत ये थी, ये दुनिया में सब जगह दिखने वाला था। इस तरीके से सेटिंग एंड विजिबिलिटी ऑफ दिस टू प्लैनेट्स वाज अवेलेबल टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, दुनिया भर में दिखने के आसार। अभी इसमें भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल, इसमें सिंपल है, रिलेटिव मोशन है ना, एक 10 साल की स्पीड से मूव हो रहा है, एक 30 साल की स्पीड से मूव हो रहा है। मतलब 30 साल वाला स्लो है, 10 साल वाला फास्ट है। तो इस स्पीड से जाते जाते 20 साल बाद वो एक दूसरे को क्रॉस मारते हैं, तो एक दूसरे के आसपास दिखते हैं जब हम पृथ्वी से देखते हैं। वही यहाँ दिखाने की कोशिश की है, जो आपके समझ में आया होगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। अभी हम चलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। देखिए, सेपरेशन लिखा है, एंगुलर सेपरेशन, उसमें बगल में कुछ लिखा भी है, बट पहले ये देखेंगे। मैं 1901 से शुरू किया। आप देखेंगे कि 0.44 डिग्री था एंगुलर सेपरेशन, 0.95, ऐसे करते 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 नीचे आएंगे। तो 21 दिसंबर 2020, मतलब कौन सा, ये वाला, ये 0.1 डिग्री। अभी जैसे आप इधर नीचे जाएंगे तो आपको कहीं भी 0.1 डिग्री नहीं। अगर 2140 तक जिंदा रहोगे तो आपको ये 0.24 डिग्री वाला दिखे, जो काफी कम। ओ सॉरी सॉरी, 2140 तक तो हम नहीं रहने वाले, 2080 तक भी कुछ लोग रहने का चांस कम है, मतलब हम जैसे। तो ये है 0.1 डिग्री। तो ये भाई आपको और इतने दिनों बाद दिखी। बट एनीवे, नॉट टू गो इनटू दैट, इम्पोर्टेंट चीज कुछ और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ आप देखेंगे 1940 के आसपास और 41 में 7 अगस्त को देखा, 19 अक्टूबर 40s में दिखा, और 15 फरवरी 1941 में। ये 3 बार दिखा। इसको बोलते हैं ट्रिपल कन्वेंशन, जो मैंने बोला। इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट वेयर टू प्लैनेट्स और प्लैनेट एंड स्टार मीट ईच अदर 3 टाइम्स इन अ शॉर्ट पीरियड, आइदर इन अपोजिशन और इंफीरियर कंजंक्शन। इसमें और एक चीज होती है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, नहीं है उनसे बात नहीं करनी, बार बार उनका जिक्र नहीं करना, इंटरेस्टेड है उनको ये वर्ड घर पे पूछना है बड़े बुजुर्गों से, कि प्लैनेट मतलब ग्रह वक्री होता है, मतलब क्या। अभी ग्रह वक्री होता है, इसका जो मतलब आपको समझ में आया, जो भी जिसने बताया, माइथोलॉजिकल होगा, पौराणिक होगा, मतलब अंधश्रद्धा होगी, ओके, कुछ भी, वो आप एक नोट के तौर पे लिख के व्हाट्स ग्रुप में होमवर्क की तरह डालेंगे। ये वक्री वर्ड थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड मोशन इज also वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से इस तरीके के ट्रिपल कंजंक्शन दिखते हैं।
तो अपोजिशन इंफीरियर कंजंक्शन है ही, बट इम्पोर्टेंट चीज है कि ये रिट्रोग्रेड मोशन के कारण भी दिखते हैं, वक्री होने के कारण। और ये वक्री का बहुत गलत फहमी वाला भी एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आज जाएंगे कि सिर्फ आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको ढूंढ के रखें। ग्रेट कंजंक्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ग्रेट कंजंक्शन जो है वो युति है। युति मतलब कंजंक्शन, युति मतलब साथ में आना। तो भाई मून के साथ वेनस आ गया, वीनस के साथ मरकरी आ गया, ये होता है। ये होने की कारण, होने का कारण उनका एक दूसरे के आसपास सूरज का चक्कर लगाते हुए आना है। तो सूरज का चक्कर जिस स्पीड में लगाते हैं, या अपने प्लेनेट का चक्कर जिस स्पीड में लगाते हैं, इसमें अपने प्लेनेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी के अराउंड चंद्रमा जो चक्कर लगाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्पीड के कारण वो एक दूसरे के आसपास बहुत जल्दी जल्दी दिखते हैं। जो स्लो चक्कर लगाते हैं वो स्लो दिखते हैं, कम दिखते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस ग्रेट कंजंक्शन हैपेंस ओनली आफ्टर 20। ये सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है और यहाँ बताया गया है कि हाल ही में हमने ये दृश्य भी देखा। ये सैटर्न भी था, जुपिटर भी था, और चंद्रमा भी नीचे था। ये 21 तारीख के 3 दिन पहले का फोटो है। तो 3 दिन पहले चंद्रमा जो कंजंक्शन के दिन बहुत पीछे था, सर पे था, झेरित पे था, वो वेस्ट की तरफ था। और चौथी मतलब चतुर्थी के चंद्रमा को या तृतीया के चंद्रमा को आप जुपिटर और सैटर्न के साथ में मिले हुए जोड़े के साथ देख सकते थे। ये भी एक तरीके का कंजंक्शन ही है। ओके, तो हम इसमें अभी ज्यादा जाएंगे नहीं। फिर भी यहाँ पे ना, अर्थ टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन, बट जुपिटर टेक्स 12 ईयर्स एंड द सैटर्न 30। ये हमने देखा। आज हम जाएंगे कॉन्स्टिलेशन की जानकारी में। आपने आपको ये दिखता है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि दिखता नहीं है। तो भाई मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है पाइसिस एस्ट्रिनस, ये है एक्वेरियस, और ये है एंड्रोमेडा। 3 कॉन्स्टिलेशन हम अब तक खत्म कर चुके हैं। आपने कितना पढ़ा उनके बारे में आई डोंट नो रियली, बट कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने होमवर्क सबमिट किया। तो एंड्रोमेडा के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हुई, इसके स्टोरीज के बारे में, ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंटल, ऑफ अरेबिक वर्ल्ड, एंड ऑफ यूरोपियन और लैटिन और ग्रीक माइथोलॉजी। फिर हमने नेक्स्ट टाइम कॉन्स्टिलेशन की, पाइसिस, ऑस्ट्रिनस एंड एक्वेरियस। इसका होमवर्क बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया, बट वो कॉपी पेस्ट था, अंडरस्टैंडिंग क्या था मुझे मालूम। आज हम लेने वाले हैं पेगासस एंड लैसेटा। ये 2 कॉन्स्टिलेशन के बाद अगली बार हम कॉन्स्टिलेशन लेंगे सेफियस एंड अर्सा माइनर। फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिलेशन कुछ और लेंगे, और अभी उसमें जाएंगे। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अपनी पेगासिस कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो ये पेगासिस मतलब आप देख सकते हैं यहाँ, पेगासिस को आपको एक्चुअली उल्टा देखना है। तो पेगासिस है क्या? एक घोड़ा, सफेद रंग का, आसमान में उड़ने वाला, क्योंकि उसको 2 पंख है। और जो कॉन्स्टिलेशन में उसको दिखाया जाता है उसी में एंड्रोमेडा नीचे से शुरू होता है। तो पेगासिस कॉन्स्टिलेशन, एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन एक स्टार कॉमनली शेयर करती है, एंड दैट इज अल्फा एंड्रोमेडा और डेल्टा पेगासी। तो अल्ट्रा एंड्रोमेडा, अल्फा एंड्रोमेडा और डेल्टा पेगासी जो एक ही थे, जो अभी उन्होंने फाइनली फिक्स कर दिया कि भाई इट इज द स्टार ऑफ द एंड्रोमेडा, दैट इज अल्फेराज, जो यहाँ दिखाया गया है। अभी आपको दिखता है क्या? देखिए, यहाँ जो मैंने दिखाया है ये है। दिख रहा है आपको? अभी मैं इसको छोटा करता हूँ तो आपको दिखेगा तो बढ़िया। ओके, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिलेशन ये है। ये 7 नंबर का कॉन्स्टिलेशन है बिगेस्ट इन द स्काई। और ये बहुत जाना माना भी है, क्योंकि आप यहाँ भी देख सकते हो, आपको ये स्टार विजिबल है, ये स्टार विजिबल है, ये स्टार विजिबल है, ये स्टार विजिबल है, ये स्टार विजिबल, और ये भी है। एक तरीके से इतने सारे स्टार विजिबल है।
ऐसे बहुत कम होता है कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। तो इतनी सारे स्टार्स के विजिबिलिटी के चलते आपको ये कॉन्स्टिलेशन बहुत मजा देने वाला है, आसमान में हमेशा दिखने वाला है। और इस स्टार से ही जुड़े बहुत सारे स्टोरीज हम सुनने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट, बट बिफोर लेट्स सी द नेम। कुछ ऐसे ही आपको दिखाया गया था, ग्रेट स्क्वायर ऑफ पेगासिस। तो भाई इसमें पहला देखो अल्फेराज की तरफ। अल्फेराज जैसे आपको मिला तो वो हो गई आपकी एंड्रोमेडा साइड। फिर आपको उस हिसाब से चलेंगे तो सीथ मिलेगा, मटर मिलेगा, देन मरकैब, होमाम, एनीफ जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ओके, एंड देन वी हैव अल्जेनीव। अभी यहाँ ये सारे स्टार्स आपको यहाँ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम चल रहे हैं आगे जहाँ पे इनके बाकायदा नाम है और मैग्नीट्यूड। आपको मैंने बोला था कि +4 तक तारे आसमान में ओके टाइप के स्काई कंडीशन में दिखते हैं। यहाँ तो सभी दो वाले हैं, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच के तारे 100% आसमान में दिखते हैं। और ये तो झेनिथ से पास होने वाला कॉन्स्टिलेशन, मतलब आसमान में सर के ऊपर, जहाँ स्काई कंडीशंस आर ऑलवेज बेटर। तो यहाँ आपको इतने तारे दिखने वाले हैं। अगर आप ये लोगों को एक्सप्लेन करने का मूड रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप इनके नाम उनको बताएंगे, लाइट ईयर्स की दूरी बताएंगे, उनकी मैग्नीट्यूड कितना है बताएंगे, उनसे जुड़ी स्टोरीज बताएंगे, तो सुनने वाले को मजा आता है। और उनके ऊपर आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं और आपका नॉलेज भी आपके आगे के प्रोफेशनल और करियर के लिए काम आता है। तो अल्फिराज जो अभी एंड्रोमेडा के साथ है 2.06 मैग है, सीक 2.42 है, मटर 2.94, मरकैप 2.49, हमाम 3.4, एनीफ 2.39 है, और अल्जेनीब 2.83 है। आप समझ सकते हैं कि एनीफ सबसे ब्राइटेस्ट है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सबसे निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्रेजेंट किया मैप। यही है सेम टू सेम। इसमें कुछ चीजें आपको मिलेंगी जैसे सेवन, ये इसकी बात कर रहा हूँ 7331 नाम का आपके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट एनजीसी न्यू जनरल कैटलॉग का ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर यही इसी में एक M15 है जो यहाँ है, दिख रहा है क्या आपको? M15 इज मेसियर ऑब्जेक्ट 15। इस तरीके से नीचे की तरफ इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में कॉन्स्टिलेशन के स्पाइसेस है। इस तरफ एंड्रोमेडा है, इस तरफ लेसेटा है जो हम पढ़ने वाले हैं, इस तरफ साइगनस है, ये हेल्पिक्यूला मतलब जम्बू, जम्बू मतलब सीआर कोल्हा जैसा, डेल्फिनस मतलब डॉल्फिन, क्यूलस मतलब अश्वमुख, और एक्वेरियस मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा कुंभ राशि का कॉन्स्टिलेशन। तो ये इतने उसको चक्कर लगा है, चक्कर क्या लगा है इसके अराउंड है। तो ये आपने मतलब देखे हैं, ये आप इस रेफरेंस में हमेशा पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिलेशन याद हो जाएगा। लेट्स गो फर्दर, विल स्टडी समथिंग अबाउट पेगासिस। पेगासिस के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ जो दिया है वो आप भी पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा जो मेरे दिमाग में है वो थोड़ा आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासिस एक व्हाइट विंग्ड हॉर्स है। अभी ये जो स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे कि मैं ग्रीक माइथोलॉजी वाली स्टोरी ही बताता हूँ, हिंदू माइथोलॉजी या इस्लाम या अपने देश से जुड़ी हुई स्टोरी। रियली स्पीकिंग इस तरीके का लिटरेचर स्टडी मेरा कोई कभी ज्यादा नहीं था। तो जब मैंने इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल सेशन लोगों से सुने तो उन्होंने जो हल्का फुल्का बताया वो नक्षत्र, सनसाइन, ओरायन, त्रिशंकु, इनसे जुड़े हुए हल्के फुल्के पता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं नॉर्मली जो इंटरनेट लिटरेचर से पढ़ा हूँ उतना ही बताऊंगा आपको। तो पेगासिस एक व्हाइट विंग्ड हॉर्स है। एक्चुअली ये मेडुसा नाम की एक जो राक्षसी थी उसके गर्दन से पैदा हुआ था। अब ये मेडुसा नाम की राक्षसी थी, वो सचमुच राक्षसी थी क्या? नो, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल वुमन जिसको मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया गया किसी और देवी देवताओं द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो एक गलत काम किया था, जिसको एक पोसाइडन नाम के सी गॉड थे, ये समुंदर वाले भगवान, आपने रामायण महाभारत देखी होगी ना, उसमें हर जगह पे आपको भगवान टाइप के दिखेंगे। ये हिंदू माइथोलॉजी हुई। तो उसी तरीके से हर माइथोलॉजी में हर
जात में, धर्म में, संप्रदाय में अच्छे बुरे कहानियों की भरमार है। कोई ये बोलेगा कि हमारे यहाँ ही अच्छा है या तुम्हारे यहाँ ही बुरा है। तो ये सब लोग वो है कि उनकी जानकारी बहुत कम है। जिनको जानकारी है वो ये समझ सकते हैं। तो इस तरीके की एक स्टोरी आगे बढ़ती है और वो फाइनली इस जो मेडुसा ने गलत काम किया था इसके लिए उनको एक अगली लेडी में ट्रांसफॉर्म किया गया। इस हद तक उनको ट्रांसफॉर्म किया गया कि मेडुसा को बाल की जगह सांप डाल दिए। अभी आप समझ सकते हो, एकदम एकदम मतलब फिल्मी स्टोरी बन रही। अभी ये मेडुसा जो है ये तकलीफ देय थी, तो उनको मारने के लिए एक वॉरियर भेजा गया जो परसियस। अभी परसियस का रेफरेंस लेंगे हम लोग तो हमारे यहाँ कुछ और स्टोरी है, बट अभी हम उसमें नहीं जाए। तो परसियस को वहां भेजने के पीछे भी किसी की ये स्टोरी थी कि भाई परसियस जब उस मेडुसा को मारने जाएगा तो जिंदा तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है। बट फाइनली भाई साहब ने उसको मार दिया और वो वापस आ गया। अभी जब मेडुसा को मारा गया तो उसके गर्दन से दो बड़े वॉरियर्स, मतलब एक पेगासस जो एक व्हाइट विंग्ड हॉर्स था, और एक दूसरा कोई क्रैस कैरासोर ऐसा लिखा है इंटरनेट पे नाम का एक वॉरियर। अभी ये सब जो है ये ऑफस्प्रिंग किसकी हुई फाइनली? जो पोसाइडन नाम के सी गॉड थे उनकी। अभी इसकी ये स्टोरी जब आगे बढ़ती गई तो पेगासस जो है वो यहाँ वहां घूमते रहे, बहुत कुछ किया क्योंकि उड़ने वाला घोड़ा है। और फाइनली इस पेगासस का किसी के साथ दोस्ती हो। ओके। अभी ये दोस्ती बहुत देर तक चली, बट इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इन्वॉल्विंग स्टोरी पेगासस के साथ चालू हो गई कि एक बेला रफोन कुछ तो है। तो ये बेला रफोन नाम के कोई व्यक्ति थे या वॉरियर थे, वो बहुत ही मतलब क्या बोल सकते फियर्स वॉरियर। तो इन्होंने बहुत सारे कारनामे की और इन्होंने ही इस पेगासस को टेम मतलब पालतू बनाया। और जब इन्होंने उस पेगासस को किसी गोल्डन रिडल नाम की चीज से पालतू बनाया, जो उसको उसी गॉडेस ने दिया था जिन्होंने मेडुसा को कन्वर्ट किया था मॉन्स्टर में। तो ये जो पेगासस को काबू करने के बाद तो ये जो बेलेरोफोन थे उनकी करतूतों में इतना ज्यादा कार मतलब व्हाट यू कैन से इतने ज्यादा ये हो गए, फियर्स फाइटर हो गए। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ जीती, कारनामे किए। बट बाद में कुछ दिनों बाद उनके दिमाग में ये घुस गया। तो मतलब उनको मराठी में बोलते ग की बाधा होगी, मतलब गर्व हो गया। उनको बेवजह प्राउडी फील करने लगे। तो इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि सब लोग तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मैं क्यों न जिंदा जाऊं। तो उन्होंने सीधा पेगासस को आसमान की तरफ मोड़ा। वो कोई ओलंपस एंड ओलंपस कुछ तो लिखा है, वो मुझे नहीं समझता भाई, मैं मराठी मीडियम का। तो उन्होंने सीधा आसमान में जाने की कोशिश की। अभी ऑब्वियस है, भगव जो गॉड लोग रहते हैं उनको आसमान में बिल्कुल पसंद नहीं दूसरा कोई नॉर्मल आदमी सिविलियन आ जाए। तो भाई उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। और बट गिराने के चक्कर में सिर्फ बेलेरोफा नहीं गिरी, पेगासस नहीं गिरा। पेगासस तो आसमान में पहुंच गया। आसमान में पहुंचने के बाद उधर तो कोई लेबर गैंग है नहीं, तो उधर उसको काम पे लगा दिया ज्यूस। ज्यूस मतलब वो भाई उनके माइथोलॉजी में इंद्र को ज्यूस बोलते हैं, मतलब देवों का राजा। तो देवों के राजा ने उधर उसको कभी लाइटनिंग कभी स्टॉर्म्स को बहा ले जाने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया, और फाइनली उसकी बहुत अच्छे काम देख के उसको आसमान में जगह दे दी पेगासस कॉन्स्टिलेशन के नाम से। अभी आप बोलेंगे इससे जैसे जुड़ती हुई कोई स्टोरी है क्या हिंदुस्तान में? 100%। ये आसमान में फ्री ऑफ कॉस्ट जाने की मरने के पहले तमन्ना रखने वाले बहुत नमूने बहुत सारे सिविलाइजेशन में हो। तो यहाँ अपने भी यहाँ कोई राजा था, उसको वहां जाना था। तो उन्होंने किसी ऋषि मुनि को पकड़ लिया और उनसे बहुत सारे वेद मंत्र पठन करके आसमान में जाने की कोशिश की। तो ऊपर से इतना रेजिस्टेंस आया कि भाई वो ऊपर तो जा नहीं पाए। बट नीचे के ऋषि थे उनको भी थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो नीचे से वो महाशय जोर लगा रहे, ऊपर से गॉड लोग लोग जोर लगा रहे। तो ये भाई साहब बीच में ही लटक गया और इनका नाम हो गया त्रिशंकु। तो ये स्टोरी अलग से अपने यहाँ है, बट वो इस कॉन्स्टिलेशन से जुड़ी नहीं है, क्योंकि साउथ में सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन जिसमें प्रोक्सिमा सेंटारी और सेंटोरस के और भी है, उनके नीचे की तरफ त्रिशंकु नाम की मतलब
क्रक्स नाम की एक कॉन्स्टिलेशन, उसमें ज्वेल बॉक्स भी है, ब्यूटीफुल जगह, बंच ऑफ स्टार्स है जो बहुत कलरफुल है। तो ये सारी स्टोरीज बताने के पीछे तात्पर्य ये है, जो यंगर जनरेशन है, जैसे मेरे से सब लोग आप यंग हो, सिर्फ डॉक्टर पिकड़े और एक दो लोग छोड़ के, तो आप लोगों को आगे जाके ये स्टार गेजिंग सेशन वगैरह लेने, तो आपको स्टोरीज कंपाइल करके रखनी है, मराठी वाली, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, ग्रीक माइथोलॉजी वाली, अरेबियन स्टोरीज वाली, और इन सबको कंपाइल करके आपके दिमाग में रखना है। तो जब आप एस्ट्रोनॉमिकल सेशन एक दो साल बाद लेने लगोगे तो लोगों को बहुत मजा आए। बट इस तरीके की सिंसेरिटी आप लोग नॉर्मली नहीं दिखा रहे, ऐसा मुझे आपका होमवर्क देख के लग रहा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ एंड्रोमेडा की डिटेल्स लिखो, तो सिर्फ एंड्रोमेडा का कॉपी पेस्ट डाटा आप मेरे मुंह पे चिपका दो। आप उस तरीके का लिटरेचर सर्वे नहीं कर रहे हो जो एक सिंसियर एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट को, और स्पेशली उन बच्चों को जो एस्ट्रोनॉमी का कोर्स कर रहे हैं फ्री में, बट एक्चुअली यूपीएससी के एस्पायरेंट, वो सिंसियरिटी जब तक आप में दिखेगी नहीं, दिमाग में पक्का पकड़ के चलो कि जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं। यहाँ आपके स्क्रीन पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पेगासस कॉन्स्टिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट तारे, और इस इंपॉर्टेंट तारों को ये टू विंग हॉर्स के बॉडी में डाला गया है। तो जहां वो प्लेस्ड है, उनका जो मतलब अरेबिक लैंग्वेज में निकलता है, उस तरीके के उनके नाम डाले गए। आपको मालूम होगा कि यूरोप में ये सब हलचल चालू हुई, बट यूरोप में ही इतना रिलीजियस फेनेटिज्म था कि उन्होंने एक्चुअली साइंस को बढ़ने नहीं दिया। बट एक दौर आया, रेनेसांस पीरियड, उसके बीच में जो भी धरोहर थी साइंस से जुड़ी, इसको नेस्तनाबूद करने का काम बहुत सारे धार्मिक लोगों ने किया, और उस पीरियड में उसको बचाने का काम अरेबिक लोगों ने किया। एंड दैट इज वाई जो बहुत सारे ट्रांसलेटेड नेम है वो आपको अरेबिक सिविलाइजेशन में मिलेंगे। तो वो यही आपको यहाँ चार्ट में दिखाया है। You have to remember some few stars so that you can explain people which are stars. Now we go to the Pegasus constellation and we talk about the details. Okay, sorry. हम थोड़े डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। Pegasus is the seventh largest constellation in the sky, occupying an area of 1121 square degrees. Okay, and can be seen in latitudes। आपको ये पक्का दिमाग में रखना है कि कभी मैं लैटिट्यूड बोलता हूँ, कभी मैं लॉन्जिट्यूड बोलता हूँ, कभी मैं डिक्लिनेशन बोलता हूँ, कभी मैं राइट असेंशन बोलता हूँ, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये जब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी मेरे कॉन्वर्सेशन। नेबरिंग कॉन्स्टलेशंस आर एंड्रोमेडा, एक्वेरियस, साइगिनस, डेल्फिनस, ये हमने खुद स्काई मैप में देखा। पेगासस बिलोंग्स टू द पर्सियस फैमिली ऑफ कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि उसके इर्द गिर्द यही कॉन्स्टिलेशन है, जैसे कि एंड्रोमेडा, ओरिगा, कैसियोपिया, सेफस, सेटस, लैसेटा, पर्सियस एंड ट्रायंगुलर। Perseus contains a member of Messier object M15 and has 9 stars that confirm planets। जब प्लैनेट्स ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हुई तो पाया गया कि भाई ये जो पेगासस कॉन्स्टिलेशन है, इसके आसपास में 9 स्टार्स ऐसे हैं जिसमें कंफर्म प्लैनेट्स है। देयर इज अ वन मीटियोर शॉवर एसोसिएटेड विद पेगासस एंड दैट इज कॉल्ड जुलाई जुलाई पेगासिड। डीप स्काई ऑब्जेक्ट M15 के यहाँ आपको जानकारी दी है, उसमें NGC 7078 की भी जानकारी दी है, जो मेसियर ऑब्जेक्ट 15 है। NGC इज फॉर द न्यू जनरल कैटलॉग। वैसे क्लैडवेल ऑब्जेक्ट सीरीज भी है, मेसियर सीरीज भी है, आई NGC के अलावा IC इंडेक्स कैटलॉग भी है, इसके अलावा भी कुछ सीरीजेस है। तो अभी एग्जैक्टली 10 बजे है, तो मुझे रुकना पड़ेगा। आज का सिलेबस में लेक्चर का कवर नहीं कर पाया, बिकॉज आई हैड जस्ट वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू एक्चुअली टेल यू कि मैं जो आपके ऑलरेडी 9 लेक्चर आज का पकड़ के खत्म किए, और आगे जाके जो टोटल 55 लेक्चर खत्म करूंगा, ये सब चीज में मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा इंटरनेट पे फुल्ली अवेलेबल। But compiling that data, getting to that data, telling you the right data, and then using it for your future reference will be really, really quite tough and involving task। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं इसमें इसको कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड है पिछले 20 साल के इसके रीडिंग का। जैसे अविरत ने कुछ लास्ट लास्ट में होमवर्क डाला था,
कि मैंने ये पढ़ा, इस पीरियड में पढ़ा, बट देन आई कुड नॉट रीड थ्रू क्योंकि मेरा अभी आपका क्लास ज्वाइन करना था। तो ये जो हम थोड़ा ओल्डर जनरेशन है जिनको इसके बारे में जानकारी है, तो इसको कंपाइल करके मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई अपने से कुछ इसमें योगदान नहीं दे रहा, बट ये करने में अगर आपकी तरफ से रेसिप्रोकेटिंग एक्शन उतना ही इन्वॉल्विंग नहीं रहेगा तो लेक्चर्स तो खत्म हो जाएंगे। जैसे आई प्रॉमिस यू 88 कॉन्स्टिलेशन इन द डिटेल्ड वे, जैसे अब तक हमने खत्म किया। आज हमने बहुत अच्छे से पेगासस के बारे में पढ़ा, तो इस तरीके से हम करेंगे इन नेक्स्ट 50 आवर्स और 50 सेशन, सॉरी 50 सेशंस में हम कॉन्स्टिलेशंस करेंगे, इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत जानकारी खत्म करेंगे। उसके बाद भी हमारा कुछ बचा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये 1 साल आपकी सिंसियरिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर अप नहीं कर पाता। जैसे अभी पेगासस के बारे में बोलते वक्त मैं रेफरेंस दिया एक इंडियन इंडियन माइथोलॉजी का, जिसका पेगासस के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं वो स्टोरी जुड़ी हुई लगती है बेलरफान के साथ, त्रिशंकु वाली। तो ये आपको एक एहसास दिलाएगा कि बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द माइथोलॉजी, द स्टोरीज आर वन एंड द सेम, दे आर ऑल इमेजिनरी स्टोरीज, just to make people feel that some supernatural thing exists, and you need to follow some people who believe and understand that supernatural thing exists. इस तरीके की घटिया सोच मैं नहीं रखता। मैं ये सोच रखता हूँ कि देयर इज अ नेचुरल, and natural which is little beyond understanding of human is called supernatural, but there is nothing supernatural. आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको सुपर नेचुरल चीज में विश्वास भी नहीं करना, सुपर नेचुरल एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना। सिस्टमैटिक, सिंसियर, प्लान्ड मेहनत, आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए वो 101% मिलेगी। ओनली थिंग द इंटेंशन शुड बी क्लीन, क्लियर एंड सेल्फलेस। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। मैं फीडबैक के तौर पे बहुत सारे लोगों को कॉल करता हूँ, लोग फोन उठाते ही नहीं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, जैसे कि नॉर्मली आई हैव सीन कि मुक्ता की तरफ से पॉजिटिवली फोन पिकअप होता है, उनका कभी भी प्रॉब्लम नहीं। इवन आबिरत आई कॉल्ड अप सम टाइम, श्लोक इज क्वाइट गुड। बाकी लोगों का जो सिंसियर रिस्पॉन्स है वो बहुत ही वीक, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि सडन, हाँ संकल्प इज क्वाइट गुड। पिकड़े सर कभी ज्वाइन किए मुझे नहीं पता। बड़गुजर इज डूइंग क्वाइट वेल। देन सानिया के क्वेश्चन समझ में नहीं आती क्योंकि शायद वो फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ पूछती है। प्रद्युम्न मोटे इस बहुत ही छोटा बच्चा है बट वो काफी इंटरेस्ट लेता है। देन पालपर्थी जी का भी सवाल तो नहीं पूछते बट ओके, सिंसियरिटी थोड़ी दिखती है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि सानिया की सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं दिखती है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ी तो दिखती है बट कंपैरेटिवली आकांक्षा की सिंसियरिटी बहुत ही कम है। भव्या इज ओके, एंड देन बांडकर जी, वो तो समझ में ही नहीं आता है आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन करने का मतलब क्या है। इसके बाद आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, नोबडी विल ज्वाइन आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट। उसके बाद ज्वाइन ही नहीं कर। ओ भाई आप बहुत बिजी थे तो बिजी रहो, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें आपकी जो दिलचस्पी हो आप तक बनाए रखिए। पैसे दो मत दो, बट यू विल नॉट ज्वाइन आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, ये आपका प्रॉब्लम है तो भाई प्रॉब्लम है। अगर गलती से पैसे दिए भी है तो वापस ले लो, बट डोंट ज्वाइन। ओके बानकर जी, आज आपने जो किया 10 बार आपने अंदर आने की कोशिश की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके यहाँ चलता होगा तो आप अपने घर पे किसी को बुला के कोर्स करवा लीजिए, बट डोंट ज्वाइन अवर कोर्स इफ यू आर नॉट सिस्टमेटिक एंड सिंसियर एंड डिसिप्लिन। ओके, और ये मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे इससे भी टफ तरीके से बोलना आता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। विल कंटिन्यू दिस लेक्चर विच इज हाफ, बट कांट हेल्प इट क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 55 मिनट्स सेशन कंटिन्यू किया। थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द क्लास। होमवर्क ऑल टाइम इज सेम थिंग, आपको जो क्लास में कवर किया वो डिटेल्स अपने तरीके से तैयार करके भेजने हैं नहीं भेजने, दैट इज टोटली यूर पर्सनल ओपिनियन। हेयर आफ्टर आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड एनीबडी फॉर एनीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।